अभी तक जो विषय यहाँ पे प्रस्तुत हुआ है उसी विषय को आगे लेते हुए हम दो विषय एक साथ लेने वाले हैं। सबसे पहले हम विचार करेंगे दोष धातु मल, इनकी संकल्पना क्या है। जब अभी ये 107वां निरूपण है और पहले ये विषय हम इतने विस्तार से नहीं लेते थे इस निरूपण में, पर एक बार एक निरूपण में क्या हुआ कि जो अनौपचारिक चर्चा रहती है उस चर्चा में एक स्टूडेंट ने ऐसा एक वाक्य वहां पे उसने कहा कि दोष तो इमेजिनरी है। तो दोष अगर इमेजिनरी है तो शरीर भी इमेजिनरी हो गया। फिर वाग्भट कहते हैं दोषा एवं सर्वेशम रोगाणाम एक कारण, तो व्याधि भी इमेजिनरी हो गए, तो आयुर्वेद भी इमेजिनरी हो गया। तो ये सारे हम लोग भी इमेजिनरी हो गए, सृष्टि भी इमेजिनरी हो गई। तो उस विचार से हमने दोष धातु और मल, इनकी संकल्पना क्या है, ये पहले दिन हम ये विषय लेते हैं ताकि जो आगे आने वाली संप्राप्ति का विचार जो 2-3 दिन में होता है, नानाविध संप्राप्ति हम देखते हैं, वो आसानी से समझ में आती है। ये शारीर का विषय है नो डाउट, पर अगर दोष ही समझ में नहीं आएंगे तो चिकित्सा किसकी करेंगे। अभी क्रिया, ये क्रिया शारीर वगैरह ये सारे जब उसमें फिजियोलॉजी हुआ तो हमने क्रिया शारीर विषय लिया। ऐसे हमारे संहिताओं में ऐसे कोई ये अंग नहीं है, सारा एक ही है। उस वहां पे शारीर एनाटॉमी है एलोपैथी में, तो हमने शारीर रचना कर दिया। ये व्यवहार के लिए है, वहां पे विषतंत्र है, ये क्या कहते हैं जूरिस्प्रूडेंसी, और ये है तो हमने यहाँ आगत तंत्र और न्याय वैद्यकीय शुरू कर दिया। तो ये जैसे सुबह सर ने कहा कि ये विषय सिलेबस ओरिएंटेड हो गए तो डिग्री भी सिलेबस ओरिएंटेड हो गई, ऐसा नहीं है। ये आयुर्वेद है, ठीक है, क्रिया शारीर कहो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये विषय क्रिया का रचना का भी है, शारीर का भी, किसी का भी हो सकता है। पर ये विषय निदान और चिकित्सा के लिए बहुत महत्व का है, क्योंकि अगर दोषी समझ में नहीं आएंगे तो हमें व्याधि कैसे समझ में आएगी। और अगर जिनकी धारणा ही दोष इमेजिनरी है तो वो सारा आयुर्वेद भी इमेजिनेशन से सीखते होंगे और चिकित्सा भी इमेजिनरी करते होंगे। उनको सिद्ध साधित ऐसा शब्द दिया है ग्रंथ चरक ने, वो सिद्ध साधित वैद्य है ऐसे। तो दोष ये क्या है ये देखने के लिए हम ये व्याख्यान पहले करेंगे, इसके बाद में प्रकोप की संकल्पना क्या है, और अगर वक्त मिला तो स्वतंत्र और परतंत्र दोष प्रकोप, ये हमारा आज का अभी का मेनू है शाम तक का। दोष धातु और मल, यह शास्त्र की स्वसंज्ञा है। स्वसंज्ञा ये भी तंत्र युक्ति है। हर एक शास्त्र अपनी अपनी परिभाषा के ऊपर निर्माण होता है, और उस शास्त्र को समझने के लिए उस परिभाषाओं की विस्तार से और गूढ़ता से जानकारी होना ये अत्यंत आवश्यक है। अगर आप फिजिक्स सीख रहे हो तो फिजिक्स के जो खुद शास्त्र के खुद की परिभाषा जो है वही अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप फिजिक्स समझ में नहीं पाओगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि यह विषय तो साहित्यिक है, हाँ हो सकता है कि यह साहित्यिक है, पर विषय चिकित्सा का है। और अगर चिकित्सा का विषय के लिए हमें कुछ उस परिभाषाओं का ज्ञान करना आवश्यक पड़े तो करना चाहिए। तो कुछ अंश के लिए यह साहित्यिक विचार भी हमें करना है, ताकि इसी के ऊपर जो चिकित्सा खड़ी है वो हमें अगर अच्छी तरह से समझनी है, शास्त्रकर्ता का अभिप्राय क्या है वो समझने के लिए हमें शास्त्र तो पढ़ना चाहिए, तो शास्त्रकारों का अभिप्राय पता चलेगा। और शास्त्र जिस भाषा में कहता है वो भाषा भी हमें आनी चाहिए, और उस शास्त्र की निर्मिति जिस पद्धति से हुई है वो पद्धति भी हमें आनी चाहिए। और इसलिए कुछ परिभाषाओं का ज्ञान गूढ़ता से हमें होना चाहिए, और उसी का ये प्रयास है। ग्रंथ में जो आयुर्वेद शास्त्र के जो मूल संज्ञा है उनकी व्याख्या कहीं पे दी नहीं गई। अग्नि की कहीं पे व्याख्या नहीं है, वायु की व्याख्या कहीं पे भी नहीं है, प्राण की व्याख्या कहीं पे भी नहीं है कि इसको प्राण कहेंगे, इसको वायु कहेंगे, इसको अग्नि कहेंगे। वैसे दोषों की भी व्याख्या कहीं पे की नहीं है। आपको पता है दोषों की व्याख्या क्या है?
दूषयंती की दोषा, ये सब जवाब इसका उत्तर देंगे। ये व्याख्या नहीं है, ये इसकी निरुक्ति है। दूषयंती थी दोषः, ये इसकी शब्द की जो व्याकरण का दोष धातु से उत्पन्न हुआ, जो व्याकरणात्मक अर्थ है वो है, निरुक्ति है। व्याख्या करने के लिए हमें अतीतावेक्षण, अनागतावेक्षण, उहन और स्वसंज्ञा, इन तंत्रयुक्ति का उपयोग करके हमें वो व्याख्या तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी व्याख्या कहीं पे दी नहीं है। आपको वो कथा शायद पता होगी कि 4 अंधे व्यक्ति थे, ब्लाइंड पर्सन थे, वो उनको कहा गया कि ये हाथी है सामने खड़ा है, आप वहां पे जाओ और हाथी का परीक्षण करके हमें बताओ कि हाथी क्या है। जिस व्यक्ति ने उसकी पूंछ को हाथ लगाया, उसने आके कहा कि हाथी ये रस्सी जैसा है। जिसने उसको पैर को हाथ लगाया, उसने आके कहा कि हाथी एक पिलर जैसा है। जिसने उसके कान को हाथ लगाया, उसने कहा कि हाथी ये शूर्प जैसा है। और जिसने उसके पेट को हाथ लगाया, उसने कहा कि हाथी एक ऐसे पखाल जैसा है, बड़ा बर्तन जैसा है। चारों उत्तर सही है, फिर भी गलत है, क्योंकि वो हाथी इस जो कोई एक द्रव्य है उसके सारे कैरेक्टर्स को या लक्षणों को वो स्पर्श नहीं करते हैं। इसको अव्याप्त दोष कहते हैं, तंत्र दोष है ये अव्याप्त। किसी भी चीज, अगर वस्तु का हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके पूरा समुचित लक्षणों का अध्ययन होना आवश्यक है, जो ग्रंथ में कहा गया है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें वो जो सब संदर्भ है वो एक साथ लेके फिर व्याख्या करनी पड़ेगी। तो हम पहले धातु की व्याख्या क्या है देखेंगे, तब दोष आसान से समझ में आए। तो धातु की व्याख्या के लिए पहला संदर्भ हम देखेंगे, सूत्रस्थान अध्याय 9, सूत्र क्रमांक 4। विकारो धातु वैषम्यम। सूत्रस्थान अध्याय 9, सूत्र क्रमांक 4। उस विकारो धातु वैषम्यम की टीका है नीचे, वो टीका पढ़िए। धातवो वातादयो रसादयः तथा रज प्रभृतयः। धातु इस पद से कौन कौन अभिप्रेत है? वातादि, रसादि और अन्य रज प्रभृति। हम जो फर्स्ट ईयर में सीखते हैं कि दोष 3 है, 7 धातु है, 3 मल है। यहां पे ये कह रहे हैं धातु शब्द में कौन कौन आता है? वातादि, रसादि तथा अन्य रज प्रभृतया। ठीक है, ऐसे क्यों कह रहे हैं? इसके लिए एक संदर्भ और देखेंगे धातु का, सूत्र स्थान का अध्याय 26, सूत्र नंबर 81। कितनी पाना में 149 पेज नंबर, सूत्र स्थान अध्याय 26/81। देहधातु प्रत्यनीक भूतानि द्रव्याणि देहधातु भी विरोधम आपद्यन्ते, ऐसा सूत्र है। उसकी टीका है नीचे, देहधातु प्रत्यनीक, इसकी टीका है, पढ़िए। देहधातु देहधातुनाम इति रसादीनाम वातादीनाम च प्रकृति स्थानाम। इस पद को अंडरलाइन कीजिए। धातु शब्द से कौन अभिप्रेत है? वातादि, रसादि, कैसे? प्रकृतिस्थ। जो प्राकृत अवस्था में शरीर में अभी उत्पन्न है, अवस्थित है, ऐसे वातादि, रसादि, अन्य रज प्रभृति ऐसे घटकों को धातु पद कहते हैं। ये हमारा शास्त्र का स्वसंज्ञा है, ये हमारा पद है। मैं फिर से कहता हूं, प्रकृतिस्थ ऐसे वातादि, रसादि, लसिकादि, उपधातु सब, रज प्रवृत्ति, जो कुछ शरीर में, ये इस शरीर में जो भी घटक प्राकृत अवस्था में है, प्राकृत अवस्था कैसी होगी उसकी? द्रव्यतः, गुणतः, कर्मतः। वो क्वांटिटी वाइज उसके नॉर्मल स्टेट में है, उसके गुण नॉर्मल स्टेट में है,
क्वालिटी वाइज भी है और फंक्शनली भी वो अपने अपने प्राकृत अवस्था में है। द्रव्य गुणतः कर्मतः वो प्राकृत अवस्था में है। ऐसे घटक को उस अवस्था में धातु कहते हैं, क्योंकि वो धारण का कार्य करेगा, धारणाधाता। रसते शुक्र ये साथ ही धातु है, ये फर्स्ट ईयर बीएमएस को ठीक है, फर्स्ट ईयर लेवल उस लेवल तो ठीक है, पर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और चिकित्सा की तरफ बढ़ेंगे तो धातु का अर्थ क्या है? जो प्रकृतिस्थ है, द्रव्यता गुणता कर्मतः अपने प्राकृत अवस्था में है, शरीर में अवस्थित रह के अपना अपना कार्य करते हैं, उनको उस अवस्था में धातु कहते हैं। तो इनमें सब आ गए। तो दोष, जिनको हम दोष कहते हैं, वो जो प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो वो धातु है। और इसलिए ग्रंथ में जहां जहां धातु शब्द का उपयोग किया गया है वहां पे हमारे ध्यान में आना चाहिए कि यहां पे धातु शब्द का उपयोग है वो किस अनुषंग से है। क्या वो सिर्फ रसद शुक्र के बारे में कह रहे हैं या प्राकृत घटकों के बारे में कह रहे हैं? ये अधिकरण से हमें उसका अर्थ लगाना चाहिए। इसको कहते हैं अधिकरण तंत्र। पर प्रायः ग्रंथ में धातु शब्द ये प्राकृत अवस्था में रहने वाले सारे शरीर के धातु घटकों को या वस्तु मात्र को वो धातु कहते हैं, भाव पदार्थों को धातु कहते हैं। तो दोष ये प्राकृत अवस्था में धातु है। ये संज्ञा किन्होंने दी है? जिन्होंने शास्त्र की रचना की उन्होंने इसकी संज्ञा निर्माण की है। यहां तक समझ में आ गए? धातु शब्द का दो संदर्भ से हमने देखा। अब दोषों की व्याख्या कहीं पे नहीं है, निरुक्ति है। तो दोषों की व्याख्या हमें करने के लिए पहले दोषों के सारे लक्षण हमें एक साथ लिखने पड़ेंगे। तो हम अभी क्या करेंगे कि एक एक लक्षण देखेंगे और आप लिखते जाओ, फिर हम उसको जोड़ देंगे। इसको योग तंत्र युक्ति कहते हैं कि जो बिखरे हुए संदर्भ हैं उनको एक साथ लगा के फिर एक उसको अन्वय लगा के एक उसका अर्थ निकालना, इसको योग तंत्र युक्ति। अभी जैसे हमने श्वास संप्राप्ति के बारे में देखा, उसी तरीके से अभी दोष की हम योग तंत्र युक्ति से करेंगे। पहला संदर्भ है शारीर सन अध्याय 7 सूत्र नंबर 17। पेज नंबर 339। शरीर अवयवाहातु परमाणु भेदेन अपरिसंख्यया भवन्ति। शारीर 7/17 7 शारीर 70 वो हाँ। शरीर अवयवाहातु परमाणु भेदेन अपरिसंख्यया भवन्ति। यहां पे जो अवयव शब्द है वो ऑर्गन वाचक नहीं है। यकृत, प्लीहा, वृक्क, इनको जो अवयव हम हिंदी या मराठी भाषा में कहते हैं, ऐसा इसका नहीं है। इसके ऊपर जो गंगाधर जी की टीका है उन्होंने कहा है अवयवाः इति अंशः भाव पदार्थः। त्रिविध कुक्षीय नाम का एक अध्याय है विमान स्थान में। उन्होंने कहा है कि कुक्षी के 3 अंश कीजिए, और वो कहते हैं अंशः इति अवयवाः, मतलब 3 पार्ट्स करने उसके। तो अवयव का अर्थ है शरीर का भाव पदार्थ। शरीर में जितने अंश है, जितने भाव पदार्थ है, वो कैसे है? परमाणु स्वरूप में। तो दोष कैसे हो गए? परमाणु स्वरूप में। धातु कैसे हो गए? परमाणु स्वरूप में। मल कैसे हो गए? परमाणु स्वरूप में। शरीर में जो जो अंश है उनका पहला लक्षण है कि वो परमाणु स्वरूप में शरीर में अवस्थित है। मेरे पास एक पेशेंट प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में कैल्सिफिकेशन, ऐसा पेशेंट है। मेरे दिमाग में ऐसा चीज, मतलब ये पेशेंट तो ठीक, मतलब आ रहा था, फॉलोअप दे रहा था, उपशय भी था, पर हम ऐसे पेशेंट देखते हैं कि कैल्सिफिकेशन इन इंटेस्टाइन, कैल्सिफिकेशन इन लिवर, और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो मांसल धातु है
मांसल अवयव है उसमें कैल्सिफिकेशन, तो इसका हमें कैसा विचार कैसे कर, संप्रति, जैसे अभी सर ने कहा कि संप्रति हर पेशेंट की देखनी है हमें, तो इसका विचार कैसे करना है। तो ये विचार इस लक्षण से छूट जाता है कि ये परमाणु स्वरूप में है और दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। तो अस्थि मतलब सिर्फ बोन्स, ये फर्स्ट ईयर ठीक है, पर अस्थि ये प्रीणनम जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूर्ण है। तो धारण करने वाला वायु और पार्थिव घटक जिसमें व्यपदेशस्तु भूयसा भूय मात्रा में है, ऐसा शरीर का परमाणु ये अस्थि धातु है और वो सर्व शरीर में है। जब उसकी वृद्धि हो जाएगी तो वहां पे कैल्सिफिकेशन दिखेगा, और इसलिए सिर्फ अस्थि और वायु, जो थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है और मैं बताना चाहता हूं कि अस्थि और वायु ये आश्रयाश्रय है। जहां पे अस्थि वृद्धि होती है वायु का प्रश्न होता है, वायु क्षीण होता है, और जब वात वृद्ध होता है तो अस्थि क्षय होता है। यही आश्रयाश्रय ऐसे, बाकी आश्रयाश्रय कैसे है, श्लेष्मा जब बढ़ गया तो उसके आश्रय भी बढ़ जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं। सिर्फ अस्थि और वायु में अलग है। तो अगर यहां पे अस्थि वृद्धि हो गई है, इसका मतलब क्या है, वायु का क्षय हो। और जब वात वृद्ध हो जाता है तब क्या क्या होता है, स्रवस्र, भ्रंश, स्रवस्र हो जाता है। तो इस विचार से अगर पेशेंट ट्रीट करेंगे द्रव्य तो जो प्राप्त हो सके उसके ऊपर से, तो जल्दी पेशेंट को उपशय प्राप्त हो। मेरा अनुभव है, अभी वो मेरा पेशेंट पूरा ठीक है, उसका कैल्सिफिकेशन भी कम हो रहा है 6 महीने में, क्योंकि संतर्पण का था। तो वो कैसे उसका विचार किया वो विस्तार से संतर्पण जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा। तो सारे धातु कैसे हैं, परमाणु स्वरूप में। आज जिसको हम ब्लड कहते हैं वो हमारा रक्त धातु नहीं है। उस आज जिसको हम ब्लड संज्ञा देते हैं उसमें सभी धातु है, क्लेद में सभी धातु बह रहे हैं। जिसको ब्लड कहते हैं हम, उसमें रक्त धातु भी है, मांस धातु भी है, मज्जा धातु भी है, शुक्र भी है, ओज भी है, लसिका भी है, दोष भी है। ये जो रस रक्त संवहन से निकलता है। तो रक्त धातु क्या है, वो परमाणु स्वरूप में है। रस धातु क्या है, प्लाज्मा नहीं है। ये कंपैरिजन ये जो चल रहा है ना, ये बंद करो पहले। हर शास्त्र अपनी जगह रखो। रस मतलब प्लाज्मा, ब्लड मतलब रक्त, माउस मतलब मसल, मेद मतलब फैट। ये जब दिमाग से जाएगा ना तब आयुर्वेद के अच्छे दिन आएंगे, तब तक नहीं आएंगे। और अगर बेसिक ही ऐसा है तो व्याधि क्या है। तो जैसे सर कह रहे थे कि पांडु में नवाया स्लो चल रहा है। तो धातु, दोष और मल प्राकृत अवस्था में कैसे है, पहला लक्षण परमाणु स्वरूप में है। यह परमाणु स्वरूप में शरीर में अवस्थित है और परमाणु एक एक करके फिर उनको स्थूल रूप व्यक्त होगा। अभी दूसरा लक्षण देखेंगे हम, सूत्र स्थान अध्याय 20 महारोगाध्याय सूत्र नंबर 9। महारोगाध्याय पेज नंबर 113। सबको मिल गया सूत्र। सर्व शरीर चराहातु वात पित्त श्लेष्माण सर्वस्मिन् शरीरे कुपिता कुपिता शुभा शुभानि कुर्वन्ति। अभी इसका हम अन्वय लगाएंगे। वात पित्त श्लेष्माण दोष सर्व शरीर में, सर्वस्मिन् शरीरे कुपित अवस्था में अगर वो अवस्थित है तो वो अशुभ कर्म करेंगे। कुपिता अशुभानि कुर्वन्ति, अकुपिता शुभानि कुर्वन्ति। पर इन दोषों के लिए पहले एक पद दिया है, वो उसका विशेषण है। क्या है, सर्व शरीर चराहा। दोष कैसे है, सर्व शरीर में, चर मतलब गति करने वाले हैं, संचारी है। शरीर में संचार करते हुए वो जब कुपित अवस्था में संचार करेंगे तो अशुभ कर्म करेंगे, वो अकुपित अवस्था में संचार करेंगे तो शुभ कर्म करेंगे।
कुपित में अशुभ करेंगे, अकुपित में शुभ कर्म करेंगे। संचर्य अवस्था में है, इसका विपर्य क्या है? दोष कहीं पे भी रुकते नहीं है। दे आर ऑलवेज इन रोटेटरी स्टेट, वेदर दे आर विशिएटेड और नॉर्मल। यत्र संगः ख वैगुण्यात् तत्र व्याधि उपजाते हैं। जब वो रुक जाते हैं तब ही व्याधि होता है। इसका विपर्य क्या है? जब तक संग नहीं है तब तक व्याधि नहीं होती है। कुपित दोष लक्षण दिखाएंगे, कुपित दोष संचर्य अवस्था में रहते हुए अपना अपना लक्षण दिखाई देंगे, पर वो व्याधि नहीं करेंगे। लक्षण कैसे दिखाएंगे? विपरीत गुणेच्छा से दिखाएंगे। प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु विपरीत गुणेच्छा। शरीर में पित्त वृद्ध हो गया है, कुपित हो गया है, वो उसके विपरीत प्रद्वेष, उसका जो वृद्धि का हेतु है उसका प्रद्वेष हो जाएगा। धूप में अच्छा नहीं लगेगा, गर्म पानी अच्छा नहीं लगेगा, गर्म अन्न अच्छा नहीं लगेगा, और उसका विपर्य जो है शीत, वो अच्छा लगेगा। फिर चाय ठंडी करके पिएंगे, चाय की लस्सी करके पिएंगे, ठंडा अच्छा लगेगा, एसी अच्छा लगेगा, कोल्ड कॉफी लेंगे, शरबत लेंगे। क्यों? दोष कुपित है पर अभी तक स्थान संश्रय नहीं है, इसलिए व्याधि नहीं हुआ है। पर अगर कर्म धर्म संयोग से कहीं पे ख वैगुण्य हो गया और अगर ये दोष वहां पे रुक गया तो बड़ा व्याधि हो जाएगा। तो दोष कैसे है? संचर्य अवस्था में वो हमेशा घूमते हैं। अब इसके दो संदर्भ देखेंगे और फिर आपको चौंकाने वाला एक मैं बताने वाला। जिन्होंने पहले सुना है उनको शायद पता होगा। पहले दो संदर्भ देख लेंगे। दूसरा लक्षण लिख लिया आपने कि दोष दे आर ऑलवेज इन रोटेटरी स्टेट, दे नेवर स्टॉप इन एट वन प्लेस। इफ दे स्टॉप, इफ दे लॉज, देन संप्रप्ति शुरू होगी। दूसरा संदर्भ विमान स्थान अध्याय 5, विमान स्थान अध्याय 5, श्रोतो विमान अध्याय, सूत्र नंबर 6, जहां पे ये अभी संपादित टीका है, इसमें उन्होंने 4, 5, 6 और 7 ये 4 सूत्र इकट्ठा लिखे। संपादक की ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी शायद, या उनकी गलती होगी। श्रोतो विमान में 5, 6 और 7 उन्होंने एक साथ लिखे सूत्र, पेज नंबर 250 में। तो उसमें बीच में सूत्र है वात पित्त श्लेष्मणाम पुनः सर्व शरीर चराणाम सर्वाणी स्रोतांसी आयन भूतानी। दोष कैसे है? सर्व शरीर चर, चर मतलब गति करने वाला, और सर्व स्रोतों में उनका आयन मतलब मार्ग है, वो गति करते हैं, सभी स्रोतों में वो जाते हैं। इसका मतलब उनका अलग स्रोतस है, पर वो सर्व शरीर में व्याप्त होने से वजह से हमने इसका यहां पे उल्लेख किया नहीं। नहीं, गंगाधर जी ने इसके ऊपर टीका लिखी है कि स्रोतस 2 प्रकार के होते हैं, अयनभूत और अधिष्ठानभूत। अयनभूत स्रोतस होते हैं और अधिष्ठानभूत स्रोतस होते हैं। तो दोष ये अयनभूत स्रोतस, दोषो वह स्रोतस, ये अयनभूत स्रोतस। देखो चरक भी क्या कहते हैं, वात पित्त भस्मणाम पुनः सर्व शरीर चराणाम सर्वाणी स्रोतांसी अयनभूतानि तद्वत अतीन्द्रियाणाम पुनः सत्वादीनाम केवलम सर चेतनावत शरीरम अयनभूतम अधिष्ठानभूतम। और इसका टीका विस्तार से गंगाधर जी ने की है, आप बाद में कभी देख लीजिए। तो हमारा अभी का विषय है कि दोष ये सर्व स्रोतों में अयनभूत है, संचारी है, और सर्व शरीर में वो गति करते हैं। अभी नेक्स्ट संदर्भ है चिकित्सा स्थान अध्याय 28, वात व्याधि चिकित्सा अध्याय, सूत्र नंबर 58-59।
पेज नंबर 619, 58-59, चिकित्सा स्थान अध्याय 28, उसमें 59 की आखिरी लाइन 619 पेज, वही ऊपर दूसरे वाला, वात पित्त कफा देहे सर्व स्रोतों अनुसारिण। दोष कैसे है? सर्व स्रोतों में अनुसरण करने वाले हैं, गति करने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा लक्षण क्या 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 देखा हमने कि दोष कहीं पे भी रुकते नहीं है, वो हमेशा संचारी अवस्था में रहते हैं। इसका व्यवहार का एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। समझो स्टेट बैंक में मेरा एक अकाउंट है, मैंने मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए सब मैंने भर दिए, और अगर मेरे बाद कोई व्यक्ति वहां पे आ गया और उसने 1.5 लाख रुपए अपने अकाउंट से निकाले, तो शायद जो मैंने 2 लाख रुपए भरे थे उसी में से 1.5 लाख रुपए उसको दे दिए। ऐसा नहीं होता ना कि ऐसा कि मेरा अकाउंट है वहां पे एक, वो जब मैं पैसे भरता हूं तो वो आपके 2 लाख रुपए उसका चाबी खोल के, वो ताला खोल के उसमें रख देते हैं, और जब कब 10 साल बाद 5 साल बाद में जाऊंगा तो मैंने तो 2 लाख भरे थे, वही नोट मुझे चाहिए, तो पागल हो जाएगा वो अकाउंट। मनी इज ऑलवेज रोटेटिंग इन मार्केट, इट इज नॉट स्टेशनरी। अगर वो स्टैग्नेंट हो गया तो उसको ब्लैक मनी कहते हैं। उसका शोधन करना पड़ता है जो पिछले साल हो गए, जो अटक गया था। स्थान संशय हो गया तो व्याधि होता है, उसका शोधन करना पड़ता है। अगर शमन से पहले शमन करके देखा उन्होंने, पहला क्या देखो चिकित्सा भी उन्होंने कैसे आयुर्वेद की तरफ से की। पहले उन्होंने बताया कि आप अपना डिक्लेयर कर दो, अगर आपके पास स्टैग्नेंट मनी है, ब्लैक मनी है, तो डिक्लेयर कर दो, आपको हम छूट दे देंगे। जिन्होंने नहीं किया उन्होंने एकदम 8 नवंबर को शोधन कर दिया और वो बिना स्नेहन कर दिया, सद्यो वमन। क्योंकि दोष इतने उत्कृष्ट थे कि आज जो कल करने पड़ा तो स्वयं बाहर आ जाते थे, स्वयं प्रवृत्त हो जाते थे। तो वही आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर ही चल रहा है सब। तो मनी इज ऑलवेज रोटेटिंग इन मार्केट, इट इज नेवर स्टेशनरी। मेरे ऐसे अगर ऐसे अकाउंट बैंक खोलेंगे तो बैंक 1000 मजली 1000 ऊपर बांधनी पड़ेगी, सबसे ऊंची बिल्डिंग हो जाएगी। तो अकाउंट हमारे सारे इमेजिनरी है, हमारे जो बैंक अकाउंट है वो सारे इमेजिनरी है। मेरे अकाउंट में अगर 5 लाख है तो वो इमेजिनरी है, जैसे वो मेरा फ्रेंड का दोष इमेजिनरी है वैसे ही वो मेरा अकाउंट भी इमेजिनरी है। पर मनी इज रोटेटिंग, उसी तरीके से दोष ऑलवेज संचारी अवस्था में, वो कहीं पे भी रुकते नहीं। और आगे वो कहते हैं कि ऐसे संचारी अवस्था में रहते हुए जब कुपित दोष अशुभ कर्म करते हैं, लक्षण बताते हैं, और उसी तरीके से जो प्राकृत दोष है वो भी संचारी अवस्था में अपने अपने कार्य करते हैं। तो सवाल मन में आना चाहिए, फिर स्थान क्यों बताए? पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शन इंद्रियम स्थानम वातस तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। तो क्या वायु सिर्फ पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शन में है? ऐसा नहीं है ना। ऐसा थोड़ी है कि आमाशय में वायु नहीं है और जब घूमते घूमते आमाशय में जाएगा तो हम कहेंगे आमाशयगत वायु है। और फिर खुद जब हम उसको चिकित्सा से पक्वाशय में लेके ऐसे रख देंगे तो फिर अपने अपने स्थान में गया वायु। वायु तो सब जगह है, सर्व शरीर में है। तो स्थान क्यों बताया? निकालिए अध्याय 20 महारोगाध्याय। मैं एक व्यक्ति हूं, मैं कहां कहां जाता हूं? मैं मंदिर में जाता हूं, मैं कॉलेज में जाता हूं, क्लिनिक में जाता हूं, किसी फ्रेंड के घर पे जाता हूं, पेशेंट के घर में जाता हूं, निरूपण के लिए आता हूं। वैसे मैं मेरे घर में भी जाता हूं कभी कभी। मैं सबसे ज्यादा रिलैक्स कहां रहता हूं? मेरे घर में रहता हूं।
इसका मतलब मैं सिर्फ मेरे घर में रहता हूं क्या? मेरा स्थान अगर बताया है कि मेरा एड्रेस जो है वो मैंने बताया कि यहां मैं रहता हूं, पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं 24 घंटे वहीं पे रहता हूं। मेरी गति जहां जहां है वहां मैं जाता हूं। उसी तरीके से वायु, पित्त, श्लेष्मा, अन्य धातु वगैरह वो सर्व शरीर में संचारी है, पर उनके ये विशेष स्थान। और कैसे विशेष स्थान है? वहां पे उनके कर्म ज्यादा अभिव्यक्त होते हैं। वो वहां पे अपने स्थान में, वहां पे शायद उनकी निर्मित होती होगी, वहां पे उनके परमाणुओं का ज्यादा मात्रा में उपस्थिति होती होगी, और इसलिए उनके कर्म वहां पे ज्यादा होते हैं। देखिए चरक क्या कहते हैं सूत्र स्थान में, अध्याय 20 सूत्र नंबर, अभी जो सूत्र देखा हमने 9 उसके ऊपर का, उसकी टीका देखिए। यह 8 नंबर के सूत्र में स्थान बताया, वो क्या कहते हैं? आगंतु निजयो हो भेदकम, टीका पढ़िए। लक्षणम अभिधाय निज विकार कराणाम वातादीनाम भेद ज्ञानार्थम। दो निज विकार करने वाले जो वातादि दोष है उनके भेद के लिए और ज्ञान के लिए हम ये उनके स्थान बताते हैं। वो क्या कहते हैं आगे, बीच के दो छोड़ दीजिए, उन्होंने क्या कहते हैं कि उनके जो आत्मरूप है उनके भी अपने अपने स्थान है। ये कहते हैं अपि इदम वैशेषिकम स्थानम नेयम। दोष सर्व शरीर में है, पर ये इनके विशेष स्थान है। यतः अत्र प्रायः वात विकारा भवन्ति। वायु के विकार प्रायः कैसे हो, कहां पे हो गए? प्रायः यहां पे हो गए। पित्त के स्थान में वात विकार होते ही नहीं, हो सकते हैं, पर प्रायः वो अपने स्थान में, इस स्थान में वात विकार होते हैं। भूताश्च दुर्जया, अगर हो गए तो वो दुर्जय होते हैं। और अत्र विजिते वाते, अगर यहां पे आपने चिकित्सा की तो सर्ववात विकार अवजया, तो सर्व शरीर में वात जो है वो अपने आप शांत हो जाते हैं। इसलिए हम बस्ती करते हैं। इसके लिए एक संदर्भ देखते हैं सिद्धि स्थान में, अध्याय 9। त्रिमर्मीय सिद्धि, पेज नंबर 716। मिल गया? त्रिमर्मीय जब बताया है तो त्रिमर्मीय उपलक्षण के लिए बताया, हृदय, बस्ती और शिर, इनका विशेष वर्णन किया है। इसी तरीके से, इसी पद्धति से अन्य मर्मों का भी विचार करना चाहिए। ये कहते हैं चरक, स्वयं कहते हैं इसमें। उसमें सूत्र 7 नंबर का देखिए। किंतु एतानि विशेषतः अनिलत रक्षण, मर्मों का विशेषतः वायु से रक्षण करना चाहिए। अनिलो ही पित्त कफ समुदीरणे हेतु प्राणमूलम सच बस्ती कर्म साध्यतमः तस्मात् न बस्ती समम किंचित कर्म मर्म परिपालनम अस्ति। मर्मों के परिपालन के लिए बस्ती जैसा दूसरा अन्य कोई कर्म नहीं है। मर्म कहां है? शिर। मर्म है बस्ती, मर्म है हृदय। अन्य अनुक्त मर्म जो यहां पे नहीं कहा है, जो सुश्रुत में उसका विस्तार किया है, उनके परिपालन करने के लिए चिकित्सा कहां करनी है? पक्वाशय में कर। अत्र विजिते वाते सर्ववात विकार अवजया, क्योंकि ये उसका विशेष स्थान है, इसलिए स्थानों का वर्णन किया है कि प्रायः चिकित्सा कहां करनी है, प्रायः व्याधि कहां होता है। पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अन्य स्थानों में वायु का विकार नहीं होगा। तो दोष कैसे है? सर्व शरीर संचारी है। इसी संदर्भ में एक और विषय यहां पे मैं रखने की मेरी बहुत इच्छा है। सुनाई दे रहा है आखिर तक? कि अगर प्राकृत दोष भी अगर वो रुक गए ख वैगुण्य से, तो भी वो व्याधि करते हैं। मैं मेरा वाक्य फिर से बताता हूं। संचारी अवस्था में शरीर में अवस्थित रहने वाला प्राकृत दोष भी अगर किसी स्रोतस में संचार करते वक्त वहां पे वैगुण्य है, ख वैगुण्य मतलब स्रोतो वैगुण्य, अगर वहां पे स्रोतो वैगुण्य है, तो अगर वो वहां पे उसका संग हो गया प्राकृत दोष का भी, तो भी वो व्याधि करता है। संदर्भ
चिकित्सा स्थान अध्याय 15 गृहिणी चिकित्सा अध्याय निकालिए, सूत्र नंबर 36 कब आएगा? क्या गए? गरम होगा? ठीक है, क्या मिल गया सूत्र। व्याने न रस धातु ही विक्षेप उचित है। हमारे बचपन से, मतलब आयुर्वेद के बचपन से हम सूत्र पढ़ते हैं शारीरिक क्रिया से। इसका भी हम अर्थ देखेंगे कैसा है। पहले इस सूत्र का अर्थ देखेंगे। व्याने न रस धातु ही, रस धातु करता है, इसमें प्रथमा है, तृतीया व्यान की है। व्यान की गति से रस धातु ये विक्षेप उचित कर्मणः, अपना उचित कर्म मतलब प्राकृत कर्म करने के लिए शरीर में उसका विक्षेपण होता है। उचित कर्म करने वाला रस धातु, इसका मतलब क्या है? वो प्राकृत है। ठीक है, टीका देखिए उसकी। उचितम कर्मम इति प्राकृतम। देखिए टीका देखिए। उचितम इति प्राकृतम कर्म यस्य, जिसका प्राकृत कर्म चल रहा है, ऐसा प्राकृत रस धातु के लिए वर्णन है। तो व्यान की गति से प्राकृत रस धातु अपना उचित कर्म करने के लिए शरीर में विक्षेपित होता है। वो कैसा होता है विक्षेपित? युगपत, एक कालम, एक ही समय में। युगपत सर्वतः, सर्व शरीर में। अजस्रम मतलब अक्षुण्ण, एक सेकंड भी रुकता नहीं है, कंटिन्यूअस चल रहा है। और सदा मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक ये चलता रहता है। मृत्यु के बाद परमाणु वही है, पर उनको गति देने वाला, हेलो, पर उनको गति देने वाला जो तत्व है वो आत्मा, वो वहां पे नहीं है। इसलिए परमाणु वही होते हुए भी अभी वो संचार नहीं करते। तो युगपत सर्वतः अजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा, इसलिए प्राकृत रस धातु अपना उचित कर्म करने के लिए संचार करता। आगे क्षिप्यमाणः ख वैगुण्य, अगर कहीं पे ख वैगुण्य हो गया, स्रोतो वैगुण्य हो गया। स्रोतो वैगुण्य मतलब क्या, यह हम वात प्रकोप में देखेंगे कल, किसको ख वैगुण्य कहते हैं, इसका विचार हम कल करेंगे। किसी हेतु के वजह से अगर स्रोतो वैगुण्य हो गया तो ऐसा क्षिप्यमाण, शरीर में संचार करता हुआ जो प्राकृत रस धातु है, वो यत्र सज्जति, वो संग होता है उसका, उस जगह पे संग होता है। और तत्र विकृतिं करोति, वहां पे विकृति करता है। मतलब प्राकृत रस धातु शरीर में संचार करता हुआ ख वैगुण्य के वजह से अगर किसी जगह रुक गया तो वहां पे विकृति करता है। यहां पे विकार करने वाला रस धातु ये विकृत नहीं है, कुपित नहीं है, प्राकृत है। इसके उन्होंने एक उपमा दी है, खे वर्षम इव तो यदा। आपने लगान देखा होगा, बादल आते हैं, नीचे गाना गाते हैं ये लोग, पर बादल रुकते नहीं, चले जाते हैं, तो गाना खत्म हो जाता है। और आखिरी में क्रिकेट की मैच जब खत्म होती है तब किसी कारणवश वो बादल रुक जाते हैं और बारिश आती है। खे मतलब आकाश में, वर्षम इवम तो यदा, तो मतलब बादल, किसी अवरोध की वजह से अगर बादल रुक गए तो वो बारिश करते हैं। तो क्या बादल विकृत है? वैसे ही प्राकृत रस धातु अपना कर्म करते हुए जहां पे रुक जाता है वहां पे वो व्याधि करता है। अभी टीकाकार क्या कहते हैं देखिए, रस इति द्रव धातु उच्यते तेन रुधिरादीनाम अपि द्रवानाम ग्रहणम भवति। यहां पे हमने रस के लिए वर्णन किया, ये उदाहरण मात्र है। ऐसा ही रक्त, मांस, मज्जा, श्लेष्मा सबके लिए लेना है।
और आखिरी में क्या पद है? जब हम पढ़ते हैं शारीरिक क्रिया में या काय चिकित्सा में या निदान में, तो सिर्फ इतना ही पढ़ाता है और नीचे की लाइन भूल जाता है। सिलेक्टिव मेमोरी। क्या है नीचे की लाइन? दोषाणाम अपि च एवं स्यात्। इसको पूरा कलर करके रखिए इस वाक्य में। एक देश प्रकोपण, जैसा यहां पे हमने रस धातु के लिए यहां पे वर्णन किया है, वैसा ही दोषों के बारे में भी समझना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? रस धातु शब्द निकाल देंगे, वहां पे दोष रख देंगे। व्यानेन दोषः उचित क्या विक्षेप उचित कर्मणः युगपत् सर्वतो अजस्रं देहे विक्षिप्यते सदा क्षिप्यमाणः फ वैगुण्यात् यत्र दोषः सज्जति तत्र व्याधि करोति। अपने अपने प्राकृत कर्म करने हुए प्राकृत दोष शरीर में संचारी अवस्था में रहते हैं, जहां पे वो रुक जाते हैं वहां पे व्याधि करते हैं। आप कहेंगे कि जैसे सर ने कहा कि हम एक मराठी में, संस्कृत में शायद, कि सीता की क्या कहते हैं चोटी राम को, राम का धनुष्य हनुमान को, हनुमान की गदा लक्ष्मण को, ऐसा वर्णन करते हैं, मतलब अतिशयोक्ति करते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं शायद सूत्र का अर्थ तोड़ मड़ोड़ के हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो संदर्भ देखेंगे, अब ये ऊहन है, ये शायद गलत भी हो सकता है, और संदर्भ देखेंगे। देखिए अष्टांग हृदय जिनके पास है, अष्टांग हृदय में यही सूत्र व्यानेन रसधातु ही विक्षेप उचित कर्मणः, यही सूत्र शारीर स्थान के अध्याय 3 में है। ये शुरू नहीं हुआ क्या? जनरेटर नहीं है, माइक नहीं, सूत्र नहीं दिखाई दे रहा। तो शारीर स्थान के अध्याय 3 में सूत्र नंबर 70 यही सूत्र है। दोषाणाम अपि च एवं स्यात् एक देश प्रकोपणम की टीका जो है अरुण दत्त जी की, वो मैं पढ़ता हूं। एवं क्षेप्याणाम स्वभावस्थानाम अपि अस्वातंत्रा विकारकारित्वं भवति। क्षेप्याणाम मतलब शरीर में संचारी अवस्था में रहने वाले, स्वभावस्थाना मतलब जो प्राकृत अवस्था में है, ऐसे दोष पारतंत्र अगर रुक गए तो विकार करते हैं। ठीक है, और एक संदर्भ देखेंगे चरक में गुल्म स्थान, गुल्म चिकित्सा अध्याय, गुल्म चिकित्सा 5वां अध्याय सूत्र नंबर 6 और 7। मिल गया सबको? पेज नंबर 435, उसकी टीका देखिए चक्रपाणी की, ऊपर से तीसरी लाइन। तत्र कफजे स्वतंत्र वृद्ध कफः पित्तजे स्वहेतु वृद्धम पित्तम उद्धूय वायु गुल्मम करोति। और वात गुल्म में क्या होता है? वात गुल्मे तु स्वतंत्र प्रकुपितः वायु प्रकृतिस्थो पित्त कफो उद्धूय गुल्मम करोति। गुल्म ये संप्राप्ति हम विस्तार से लेने वाले हैं परसों, तो उसमें विस्तार हो जाएगा इसका। पर यहां पे हमें इस संदर्भ से देखना है कि प्रकुपित वायु प्रकृतिस्थ श्लेष्मा और पित्त के परमाणुओं को महास्रोतस में लेके जाके लॉन्च करता है और गुल्म होता है। वात गुल्म होने के लिए कौन रुक रहा है? प्रकृतिस्थ पित्त और श्लेष्मा के परमाणु। तो प्राकृत दोष भी अगर संचारी अवस्था में रहते हुए जहां जहां जाते हुए अगर रुक गए व्याधि करते। तो हमने 3 लक्षण बताए, देखिए दोषों के। एक, दोष परमाणु स्वरूप में है,
दो, वो हमेशा संचर्य अवस्था में रहता है। अगर वो प्राकृतिक हो या विकृत हो, वो अगर रुक गया तभी वह आदि करता है। ठीक है। अभी तीसरा लक्षण दोषों का। दोष हमने देखा कि प्राकृत अवस्था में दोष कैसे है? धातु है, शरीर का धारण का कार्य करता है। एक संदर्भ है सुश्रुत में, सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 21 व्रण प्रश्नीय अध्याय। देखिए ये एक वाक्य है वाग्भट का, सुबह से 2 बार यहां पे हो गया। दोषा एव ही सर्वेषाम रोगाणाम एक कारण। तो जब मैं एक क्लास में पढ़ाता हूं, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, या कभी कभी एमडी स्टूडेंट्स में, तो हमेशा एक सवाल आता है कि सर दोष सभी व्याधि करने वाले हैं, तो फिर व्हाट अबाउट जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, व्हाट अबाउट हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, उसमें दोषों का क्या संबंध है? और हमारे यहाँ पे जो दैव उपाश्रय चिकित्सा है, जो आगंतुज व्याधि है, उसमें दोषों का क्या संबंध है? तो उसका यहाँ एक संदर्भ है, बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे अध्याय का नाम है वर्ण प्रश्न, और वर्णन दोषों का किया पूरे अध्याय में। और इससे डलन जी कहते हैं कि व्रण शब्देन अत्र दोषा उच्चन्ते। सुश्रुत में जहां जहां व्रण शब्द आया है वो वुंड इस वाचक नहीं है, वो दोषवाचक है। आपको क्या बोर हो रहा है? बताइए, मैं रुक जाऊंगा, किसी फिल्म की स्टोरी बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं करता हूं क्लास में ऐसा। अगर मुझे दिखाई दिया कि थोड़ा बोर हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो पद्मावत की स्टोरी बताता हूं। तो सुश्रुत में जहां जहां शब्द आया है व्रण, वहां पे जख्म तो लेना ही है, पर उसमें पीछे क्या है? व्रण शब्देन दोषा उच्चन्ते। और पहला वाक्य है उस अध्याय का, वात पित्त श्लेष्माण एव देह संभव हेतवः। इस देह के संभव के हेतु कौन है? दोष। जो सुन रहे वो कुछ अलग क्यों सुन? इसलिए डलन जी ने टीका की है। जो हमारे मन में सवाल आया वही डलन जी के भी मन में आया होगा, और इसलिए उन्होंने वो प्रश्न के साथ टीका लिखी है। वो कहते हैं देह संभव है तो क्वेश्चन मार्क टीका में, ननु शुक्र शोणिते देहोत्पत्ति हेतु। अभी तक तो हमें पता था कि इस देह के निर्माण के लिए हेतु कौन है? शुक्र और शोणित। अभी आप कह रहे हो देव दोष देह संभव की हेतु है, तत्कथम वातादयो देह संभव हेतवः कथ्यन्ते। आप गलत कह रहे हो। हमें तो पता है कि शुक्र और शोणी देह के संभव के हेतु है, और अभी आप कह रहे हो दोष है। कथम, बताइए। और खुद ही जवाब देते हैं, उच्चन्ते, बताता हूं, अविकृता वातादयः शुक्रार्थवादी सहकारितया देह जनका अभिप्रेता। प्राकृत दोष शुक्र और शोणित के साधन से देह का निर्माण करते हैं। इसका उल्टा विपर्य क्या हो गया? विकृता दोषा शुक्र शोणित सहकारितया विकृता देहा जने। तो सजन्म सहज व्याधि, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स के कारण क्या है? माता पिता के शुक्र शोणित में आए हुए विकृत दोष। और इसलिए हमारे परिचर्या में, गर्भ परिचर्या में मैथुन से पूर्व शोधन करने के लिए कहा। एक पद्धति का आहार विहार स्त्री और पुरुष को करने के लिए कहा है, और उसके बाद में ही गर्भधारण करने के लिए कहा है। तो ये विकृत दोष नहीं रहेंगे। जिनको गर्भधारणा करनी है उन्होंने अपने शरीर में से पहले विकृत दोष निकालने चाहिए।
तभी प्राकृतिक गर्भ उत्पन्न होगा। विषय निकला है इसलिए बता देता हूं, क्योंकि अलग से नहीं होगा। रसायन का अर्थ क्या है? क्या पता है आपको? कुछ अलग अर्थ पता है किसी को? हम रस से क्या अर्थ लेते हैं? रस का अर्थ क्या है? आहार रस, रस धातु, प्राकृत रस धातु, वो तो ठीक है, पर यहां पे रस का अभिप्रेत अर्थ है आत्मा। रसो वही रसा, ऐसा उपनिषद का सूत्र है। और आत्मा का अयन क्या है? देह। मेरे अंदर जो आत्मा है, अभिजीत सराफ नाम किसका है? इस देह का, मेरा नहीं। मेरे अंदर जो आत्मा है वो अपने कर्म के फल की प्राप्ति के लिए इस देह का साधन से वो फल भोगता है, अच्छे बुरे दोनों। और रसायन से क्या अभिप्रेत है? ये शरीर का जो अयन मतलब मार्ग है वो दीर्घकाल तक मेंटेन करो, ताकि सब कर्म अभी खत्म करके मोक्ष तक जाओ। मोक्ष मरने के बाद नहीं है, सजीव अवस्था, देह अवस्था में ही मोक्ष प्राप्ति। इसलिए कुटी प्रावेशिक रसायन करके उम्र बढ़ाते जाओ, 800 साल, 1000 साल, 5000 साल बढ़ाते जाओ, जब तक मोक्ष न मिले। कुटी प्रावेशिक, क्योंकि शंकराचार्य जी का वाक्य है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो गर्भावस्था में जो गर्भ है वो हमेशा क्या कहता है पता है? मुझे यहां से निकालो, मैं फिर इस गर्भावस्था में नहीं जाना चाहता हूं, मैं सब मेरे कर्म छोड़ दूंगा और मैं सिर्फ अपनी आत्मा की तरफ, मोक्ष की तरफ ध्यान दूंगा, पहले मुझे इस अवस्था से निकालो। और जैसे जन्म हो जाता है हम पूरा सब वो भूल जाते हैं और भौतिक चीजों में व्याप्त हो जाते हैं और फिर से जन्म लेते हैं, फिर से मृत्यु, फिर से जन्म। मैंने विषयांतर क्यों किया? क्यों किया मैंने विषयांतर? नींद चली जाए। आई कैन रीड फेस, पता चलता है कि कौन सो रहा है, किसको बोर हो रहा है, किसको टाइम पास करना है, किसको चाय का कप कुछ दिखाई दे रहा है। इससे जब muझे पता चला था ना कि यहाँ पे लेक्चर लेने वाले, मैंने कहा था ये और ये भी पूरा ब्लैंक करो। कोई अगर यहां से जा रहा है तो सब देख सकता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी। इसलिए हमारे लेक्चर टाइम कितना है? 45 मिनट्स। एक सब्जेक्ट 45 मिनट के बाद उठने जाना, इस सब्जेक्ट बदलते रहे। तो देहोत्पत्ति अच्छी होने के लिए रस का जो अयन है, तो पहले रसायन ले लो और फिर वाजीकरण का अर्थ हमने सिर्फ एफ्रोडिजाइक लेते हैं, नहीं। वाजीकरण का अर्थ है जो अश्व रहता है वो बिना किसी थकावट के मैलो दौड़ता। हम सिर्फ मैथुन को लेके बैठे हैं वहां, एफ्रोडिजियक नहीं। बिना किसी थकावट के दीर्घकाल कार्यरत रहना, इसको वाजीकरण है। फोर्स उत्पन्न करना। आज लता मंगेशकर जी की उम्र 88 ईयर्स है, फिर भी वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आशा भोसले जी की उम्र 85 ईयर्स है, उन्होंने अभी पिछले महीने रैंप वॉक किया है 85। और हमारे घर में अगर 88, 85 के कोई हो गए तो वो देख लीजिए कैसे हो चुके। वो क्यों कर रही है? बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली इन वर्क। अमिताभ बच्चन की उम्र आज अबाउट 75, क्यों? फिर भी वो ज्यादा काम कर रहे हैं। सर 73 रनिंग, दीर्घकाल तक काम कर। तो ये वात पित्त श्लेष्मा प्राकृत अवस्था में रहने से ही अच्छा गर्भ उत्पन्न होता है। तो दोषों का एक और लक्षण है प्राकृत शरीर की निर्मिति करना, ये भी दोषों का ही कारण है। अभी ये सारे लक्षण जो हमने देखे वो एक साथ लेंगे कि शरीर में परमाणु स्वरूप में, शरीर में हमेशा संचारी अवस्था में रहने वाला
कहीं पे भी न रुकने वाला और देह की उत्पत्ति से व्याधि की उत्पत्ति तक अनेक प्रकार के कार्य करने वाले परमाणु को दोष कहते हैं, जो प्राकृत अवस्था में धातु है। अभी मैं आपको एक से इमेजिन करो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि समझो हम लेक्चर ले रहे हैं और कल के लेक्चर में हम 200 लोग हैं यहां पे, मैंने मोबाइल पे गाना बजाना शुरू कर दिया, कोई भी आपकी चॉइस, कुछ भी डांस आइटम कोई भी शुरू कर दिया गाना बजाना, और मैंने कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम नाड़ी, देखो आयुर्वेद में बिठाना है सब कुछ, नाड़ी सीखने के लिए हमें ताल का ज्ञान होना चाहिए, तो हम अभी नृत्य करेंगे ताल के ज्ञान से, क्योंकि हमारा नाड़ी सीखना है। तो आप पहले कहेंगे कि सर ठीक है ना, या कुछ गड़बड़ है, कल तक तो ठीक थे, आज एकदम नृत्य वित्त कैसे शुरू हो गया। फिर भी मैंने गाना लगाया और मैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा हूं, कुछ उसके ऊपर डांटने लग रहा हूं, तो उस 200 लोग में से आप में से कोई 2 या 3 लोग ही ऐसे रहेंगे जिनको दिखाना है कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, किसी को इंप्रेस करना है, किसी के ऊपर शाइनिंग मारनी है, किसी को दिखाना है कि मैं कितने ह्यूमन हूं, देखो आई एम सो मच पैशनेट अबाउट डांस, इंप्रेशन डालना है खुद का पूरे 200 लोगों के ऊपर। ऐसे 2 या 3 लोग ही उठ के डांस करने लगे, बाकी ऐसे देखेंगे, बाकी थोड़ी देर के बाद उनको लगेगा कि नहीं सर कुछ बोल नहीं रहे, ही इज ऑल्सो एंजॉइंग, तो धीरे धीरे एक एक उनको ज्वाइन करते हैं और धीरे धीरे वो भी डांस करने लगे। कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि आखिरी मिनट 1-2-3 मिनट तक ऐसे बैठे, मेरी इमेज तो स्टूडियस है, मैं कैसे डांस करूं, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, अगर किसी ने गलती से कुछ फोटो वीटो निकाल लिया और फेसबुक पे डाल दिया तो लोग क्या कहेंगे कि निरूपण में जाके डांस कर रहा है। पर आखिरी 5 मिनट में जब बाकी के लोग थक के रुक जाएंगे तो इनको जोश आए। आखिरी 5 मिनट तो हेतु उत्पन्न होने के बाद जो पहले विकृत होते हैं, जो पहले 2-3 लोग, वो दोष, उनके विकृति की वजह से धीरे धीरे अन्य लोग विकृत होते जाते हैं, वो दुष्य है, धातु है। और जो सबसे आखिरी में व्यक्त होते हैं वो मल है। राजा यक्षमा में अभी सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ पुरुष के ऊपर वो, इसलिए उसको अतिसार नहीं होना चाहिए, उसका पुरुष ही अभी अवस्तंभ कार्य करने वाला है। प्रमेय की अंतिम अवस्था में, वातज प्रमेय में, शरीर कषाय हो गया, ऐसे चरक कहते हैं। कषाय हो गया मतलब रस कषाय हो गया नहीं, कषाय इसका अर्थ है पार्थिव और वायवीय, इतना ही शेष है, बाकी सब चला गया। पृथ्वी और वायु को कषाय है, कषाय के महाभूत वही है, बाकी सब चला गया, सिर्फ मल बचा। तो ये मैंने उदाहरण दिया आपको कि जो हेतु के हेतु अगर निर्माण हुआ, निज आगंतु कोई भी, तो जो पहले विकृत हो जाएंगे वो दोष। शरीर में सब प्राकृत अवस्था में, अभी सब लेक्चर सुन रहे हैं, पर गाना बजाया और जो पहला डांस करने लगा तो वो दोष। उनके दुष्टि के वजह से जो विकृत हो जाएंगे वो दुष्य है। उसमें उपधातु आ गए, लसिकादि आ गए, धातु आ गए, सब आ गए। और जो सबसे आखिरी में विकृत होते हैं या उनकी उपस्थिति समझ में आती है वो मल। वैसे तो शरीर में रहता है वो, पर सबसे आखिरी में व्यक्त होते हैं। तो दोषों को और क्या लक्षण मिला हमें? पहले विकृति। ऐसा शरीर में कभी नहीं होगा कि हेतु उत्पन्न हुआ, रक्त धातु विकृत हो गया, रक्त धातु के विकृति से श्लेष्म विकृत हो गया, नहीं। सुश्रुत ने रक्त को चौथा दोष नहीं कहा है।
ऐसा एक भी संदर्भ नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि वो इतना महत्व का है कि वो दोष के तुलना से कार्य करता है। शरीर दोष की तरह कार्य करता है और दोषी है, इसमें अंतर है। मैं कहूंगा अगर एक लड़का रणवीर कपूर की तरह दिखता है, इसका मतलब वो रणवीर कपूर नहीं है कि नहीं? उसकी तरह दिखता है। दोष जितने महत्व के हैं उतने ही महत्व का रक्त है। इसका मतलब रक्त दोष नहीं है। क्यों पता नहीं, सब लोग कहते हैं सुश्रुत ने चौथा दोष माना है, चौथा दोष कहीं पे भी नहीं कहा। वो वाक्य ठीक से फिर से पढ़िए, सुश्रुत का वाक्य पढ़िए, ट्रांसलेटेड मत पढ़िए, सुश्रुत का वाक्य पढ़िए। तो दोष अगर ऐसा हो गया कि रक्त पहले विकृत हो गया और फिर श्लेष्मा विकृत हो गया तो रक्त को दोषत्व आएगा, श्लेष्मा को दुष्टत्व आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। आप कोई भी संप्रति देखिए, पहले दोषों की ही विकृति है और फिर दुष्टों की विकृति। हेतु के बाद सबसे पहले विकृत दोष ही होते हैं। उसमें और एक विषय है, हम ऐसा कह देते हैं अरे वायु का रुक्ष गुण बढ़ गया, इसकी वजह से श्लेष्मा का सिंध गुण क्षीण हो गया। वायु का चल गुण बढ़ गया, इसके वजह से श्लेष्मा का स्थिर गुण कम हो गया, ऐसा हम कह देते हैं। आप जितने सारे सेमिनार में जाओगे यही सुनाया देता है। और संदर्भ बताओ तो कहते हैं, देखिए शारीरिक स्थान अध्याय 6 निकालना। सूत्र नंबर 5, चाय मिलेगी कि नहीं? ये विषय कम होने चाहिए। इसके बाद में अगर आप में सुनने की शक्ति है और बैठने की शक्ति है तो एक टॉपिक में लेने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पे ये कहने के लिए आया हूं, मैं खाना खाने के लिए, नींद के लिए, इसके लिए यहाँ पे मैं तो नहीं आया। मेरी तो बड़ी इच्छा है, मेरी और सब। आपकी इच्छा बताइए। यौगपद्येन तू विरोधिनाम धातुनाम वृद्धि रासो भवतः। यहाँ पे धातु का अर्थ क्या है? सारे प्राकृत घटक, इनकी वृद्धि रास, परस्पर वृद्धि रास, ये कैसे होता है? यौगपत, युगपत एक काल से होता है। दधि सेवन से दधि के गुण के समान गुण का श्लेष्मा और पित्त बढ़ता है और उसी दधि के विपरीत गुण का वायु क्षीण होता है। ये श्लेष्मा पित्त बढ़े हैं इसलिए वायु क्षीण नहीं हुआ है, ये हेतु के बगैर हो गया है। समान गुण से समान गुण की वृद्धि होती है, विपरीत गुण का ह्रास होता है। अगर ऐसा हुआ कि वायु वृद्ध हुआ, ऐसे श्लेष्मा क्षीण हो गया तो श्लेष्मा को दुष्टत्व आएगा। श्लेष्मा ये दोष ही है। ये युगपत हो रहा है, वृद्धिरास, और ये हेतु के बगैर वजह से हो रहा है। रीजन उसका हेतु है। धूप में मैं दीर्घकाल बैठ गया तो मुझे पित्त वृद्ध हो गया और वायु और श्लेष्मा क्षीण हो गए। ये धूप में बैठने से हुआ है। पित्त वृद्ध हुआ है इसलिए वायु और श्लेष्मा क्षीण नहीं है। इसमें फर्क है, समझ में आया? तो दोष हमेशा दोष ही है, दुष्य हमेशा दुष्य ही है। अभी आखिरी संदर्भ, व्हाट अबाउट मल। अभी तक शायद मैं 2-3 नए चीजें बताए हैं कि जो पहली बार सुन रहे हैं उनको शायद ये धातु की कल्पना भी अलग है। हाँ, वहां पे एक चीज बताना भूल गया। चरक कहते हैं विकारो धातु वैषम्य और वाग्भट कहते हैं रोगस्तु झगड़ा होता है। चरक वाग्भट में नहीं, हमारे बीच में झगड़ा होता है। एक सेमिनार में मैं गया था, एक बड़े वैद्य थे, उन्होंने ऐसा ये विषय रखा और उसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई कि अरे वाग्भट कहता है रोगस्तु दोष वैषम्य
और चरक कहते हैं विकारो धातु वैषम्य। इसका मतलब वाग्भट का विचार दोषों के अनुषंग से है और चरक का विचार धातुगामी से है। ऐसा कहीं नहीं है। चरक की व्याख्या सर्वव्यापी है। कोई भी प्राकृत घटक विकृत हो गया तो विकार हो गया। विकारः धातु वैषम्य। धातु मतलब क्या है? कोई भी प्राकृत घटक, दोष, वातादया, रसदया, प्रकृतया, प्रकृतिस्था वातादया, रसदया, उसमें वैषम्य आ गया, उसको विकार कहते हैं। और वाग्भट ने क्यों कहा रोगस दोष वैषम्य? बीच में 2-3 हजार का काल चला गया है बीच में। देखिए क्या होता है, 1000 साल के बाद भाषा पूरी चेंज हो जाती है। यह भाषा शास्त्र का नियम है। लिंग्विस्टिक साइंस का ये बेसिक रूल है कि आफ्टर एवरी 1000 ईयर लैंग्वेज इज टोटली चेंज। पूरा परिवर्तन आ जाता है। बेसिक सिद्धांत रहता है पर पूरा, मैं आपको उदाहरण बताता हूं, थोड़ी और नींद चली जाएगी। अभी इनको कंठस्थ हो गए, ये उदाहरण भी कंठस्थ हो गए जो बार बार सुनते हैं। देखिए हमारी दादी जब युवा अवस्था में थी तब गाना था, मीना कुमारी उसमें हीरोइन थी और गाना था, बहुत बहुत सुंदर गाना। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या। मतलब ये प्यार की उत्कट अवस्था, ये एक तू ना मिला तो सारी बाकी दुनिया में मेरे के क्या करूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ आप ही चाहिए। ये मीना कुमारी का गाना है 1960। जीनत अमन का गाना है 1980 में, आप जैसा कोई मेरे जिंदगी में। मतलब आप ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप जैसा कोई। अगली पीढ़ी आ गई ना, मतलब मेरी माँ की जवानी का गाना है, आप जैसा कोई मेरे जिंदगी में। मतलब एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, वो चला गया। अब तू नहीं मिला ठीक है, आप जैसा कोई और जिंदगी और बात बन जाए। और अभी गाना हमारी एज में क्या है, तू ही तो मुझको बता दे चाहूं मैं या ना। मतलब पहले बता दो कि आप एंगेज तो नहीं हो, फिर मैं आप क्या करूं। मतलब एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली, वो चला गया, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी है, वो भी चला गया। अभी आप पहले ही बता दो भाई आप एंगेज है ना, नहीं है, एंगेज है नहीं, आ जाओ, इसको क्या करना। ये 3 पीढ़ी में गाने में परिवर्तन आया है। और विवेकानंद जी कहते थे कि देश के यूथ के जुबान पर क्या गाना है, इसके ऊपर से हम उस देश का भविष्य बता सकते हैं। और हमारे क्या गाने हैं, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, ये हमारे यूथ के गाने हैं। क्या गाना परसों सुना मैंने, सुबह सुबह उठ के मैंने ये सब कर लिया, मेरे सैयादी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। क्या एक गाना हो सकता है? और दे आर आइडल्स ऑफ आवर यूथ। दिस इज विकृति की अंतिम अवस्था में पहुंच गए। ये फिर सिनेमा का गाना हो सकता है, मेरे सैयादी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, सुबह सुबह उठ के मैंने ये कुछ कर लिया। दिस इज क्या कहते हैं ना, अब इसके आगे और विकृत नहीं हो सकता। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर 3 पीढ़ी में इतना परिवर्तन है तो चरक और वाग्भट के बीच में जो 3000 साल का काल है उसमें कुछ परिवर्तन है। 500 साल पहले लोग घोड़ों के ऊपर, आज कितने लोग घोड़े के ऊपर आए बताओ, निरूपण। नहीं, मुझे परिवर्तन नहीं करना है। मैं ऐसा नासिक से निकला होता घोड़े के ऊपर, मैडम को पीछे ले गए, तो मैं 5 दिन के बाद खत्म, मतलब टाटा बाय बाय करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो कालतः परिवर्तन जो होता है उसका ये उदाहरण है
चरक का विकार धातु वैषम्यम, ये सर्व समावेशक व्याख्या है। उसमें प्राकृत सारे घटक आते हैं, पर वाग्भट के काल में ये लोग ऑलरेडी दुष्ट हो गए, इसलिए वाग्भट ने कह दिया कि नहीं, उसमें भी पहले दोषों की ही विकृति है, इसलिए पहले दोष विकृति कहो, दोषों को मत भूलो। फिर से कहते हैं उसी अध्याय में, दोषा एवं ही सर्वेशम रोगाणाम एक कारण, और दोषों की विकृति की वजह से ही बाकी घटक विकृत होते हैं, ये आप ना भूलो। इसलिए वाग्भट ने कहा। और आज हम क्या करते हैं, भाई ये कुष्ठ कैसा है, ये रक्तगत है कुष्ठ। ज्वर कहा गया, मांसगत ज्वर हो गया, व्याधि कैसे ज्वरगत धातुगत हो सकता है, दोष जाते हैं। ज्वर करने वाले मांसगत है, इसलिए उसको मांसगत ज्वर कहते हैं, व्याधि नहीं जाता घूमता घूमता। हम कहते हैं रसपाचक दे दो भाई, पता है ना रसपाचक, रसपाचक, रक्तपाचक हमारे महाराष्ट्र में बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये कषाय, पंच कषाय है ना ज्वर में, विषम ज्वर में, पता है ना, शायद आपके यहाँ पे कहते नहीं, मुझे पता नहीं इस्तेमाल करते हैं नहीं करते। अच्छी चीज है। हमारे यहाँ पे हर क्लिनिक में जाओ 5 बॉटल तो रहती ही है, रसपाचक, रक्तपाचक, मांसपाचक, अस्थिपाचक, और कुछ नहीं आया तो एक में से जो हाथ लगे दे दो। क्या है रसपाचक? जो विषम ज्वर के पाठ कली लगा पटोल से पाठा कटुग्रोहिणी, पटोल सारिवा मुस्तम पाठा कटुग्रोहिणी, तिरवतिक्तम अमृत चंदनम विश्वभेषजम गुरुच्चामलकम, ऐसे 4-5 कार्ड है ज्वर चरक में, वाग्भट में भी। इसको कहते हैं रसपाचक। रसपाचक रसगत दोष। तो दोष ही सर्वव्याधि करने वाला, ठीक है। इसलिए मैंने वो डिफरेंस रह गया था बताना, रोगस दोष वैषम्यम और विकार, इसमें कोई अंतर नहीं है। वाग्भट में सिर्फ अच्छी तरीके से किया है, नहीं पहले दोष और उसके बाद दोष भी। अभी हम जाएंगे व्हाट इज मल, और मेरी ये ऐसी इच्छा है कि आपके जहां एमडी है, कुछ अध्यापक भी है, तो मेरी एकदम जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि 3-4 डिपार्टमेंट मिलके ये काम हो सकता है। संहिता के लोग इसके सारे लिटरेरी काम करेंगे, निदान के लोग इसके हेतु का विचार करेंगे, और चिकित्सा के लोग इसकी चिकित्सा करेंगे, और हमें डिफाइन करना है कि व्हाट इज मल। मल का क्रियात्मक विचार क्रिया में, मलो का सैद्धांतिक विचार संहिता में, मलो का नैदानिक विचार निदान में, मलो का चिकित्सा का विचार चिकित्सा में। ऐसे एक ही पेशेंट लेके 4-5 डिपार्टमेंट मिलकर काम कर सकते हैं, और एक को टॉपिक दे दो, ये कर सकते हैं, पर इच्छा होनी चाहिए। होता नहीं है ये अलग बात है। एक पीएचडी हो चुका है मलो के ऊपर, पर व्हाट इज मल, मल की व्याख्या कहाँ दी गई है? मलिनीकरणात् मलः, ये व्याख्या नहीं है, ये उसकी निरुक्ति है। तो मल की व्याख्या शारीर स्थान के अध्याय 6 सूत्र नंबर 17, रुकना, पेज नंबर 333, 333 पेज नंबर। शरीर गुण पुनर्द्विविध संग्रहेण मलभूत प्रसादभूत, तत्र मलभूत ते ये शरीर से आबाधकरास्यु। क्या कहते हैं? किनको मल कहते हैं? जो शरीर में आबाध निर्माण करते हैं, संकट, आबाध, व्याधि, विकृति, वैषम्य, जो घटक शरीर में उपस्थित है और उसकी उपस्थिति के कारण से अगर शरीर में आबाध निर्माण हो रहा है तो उस वक्त उसको मल कहेंगे। ऐसे कौन कौन है? देखिए, शरीर छिद्रेशु उपदेहा पृथक जन्माना बहिर्मुखा, शरीर में से उत्पन्न होके बहिर्मुख स्रोतों से बाहर जाने वाले, मतलब खमल, स्वेद, मूत्र, पुरुष, ये आ गए उसमें। ये तो मल है। परिपक्वाश धातवा, देखिए धातु का परिपाक अति मात्रा में हो गया तो वो उस समय उस वह मल है। परिपक्व धातु, धातु का अति मात्रा में पाक हो गया। आगे प्रकुपिताश्च वात पित्त शेषमणा,
प्रकुपित हुए वात पित्त श्लेष्मा, ये मल है। मैंने कहा चरक, प्रकुपित वात पित्त श्लेष्मा मल है। देखो प्राकृत वात पित्त श्लेष्मा को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और प्रकुपित हुए क्या कहते हैं? वही घटक जब प्राकृत अवस्था में है तो धातु है, जब हेतु से दुष्ट हो गया दोष है, खुद दुष्ट हो गया और दूसरों को बिगड़ रहा है। और जब वो प्रकोपित हो गए, प्रकोप क्या है वो आगे देखने वाले हैं, इसलिए वो इसके अभी सवाल मत पूछिए, वो छूट जाएगा सवाल बाद में। प्रकोपित हो गए दोष तो उनको मल कहते हैं। और आगे एक अनुक्तों के लिए व्याख्या दी गई है, इसके ऊपर काम होगा। ये च अन्येपि केचित शरीरे तिष्ठन्तो भावः शरीरस्य उपघाताय उपपद्यन्ते सर्वान् तान् मल संचक्ष्महे। इसका अन्वय ऐसा है, ये च अन्येपि भावः केचित, ऐसे कोई और अन्य भाव शरीरे तिष्ठन्त हो, शरीर में उपस्थित है और उपस्थिति के कारण से शरीरस्य उपघाताय उपपद्यन्ते, शरीर में विकृति निर्माण कर रहे हैं, उन सबको मल संज्ञा दी गई। शरीर को जो उपघात करता है वो मल। प्रकुपित वात पित्त श्लेष्मा मल है, परिपक्व धातु मल है, और खमल जो शरीर से बाहर जाते हैं वो भी मल। संदर्भ देखते हैं इसके आओ, अभी क्या क्या संदर्भ देखते हैं। वाग्भट में सूत्रस्थान अध्याय 12वां 12th चैप्टर सूत्रस्थान का सूत्र क्रमांक 61। सूत्र ऐसा जिनके पास वाग्भट ने सूत्र बताता हूं मैं, एवं विद्यात् मलान अपि, जो स्वतंत्र परतंत्र बताया है वो मलों का भी है। टीका पढ़ता हूं मैं, न केवलम रोगान स्वतंत्र परतंत्र भेदैहि विद्यात् वैद्यः यावत् मलान इति दोषान अपि स्वतंत्र परतंत्र भेदैहि जानिया। यहां पे जो शब्द है मल वो दोषवाचक। कौन से दोष? प्रकुपित दोष। प्रकुपित दोषों को मल है। चरक में ज्वर चिकित्सा अध्याय में सूत्र नंबर है 114 114। निकाला? आगंतुक ज्वर का वर्णन है उसमें, ज्वर चिकित्सा। उसमें 115 की 15 से पढ़ेंगे। काम शोक भय क्रोधैहि, मिल गया सूत्र? काम शोक भय क्रोधैहि अभिषक्तस्य यो ज्वरः सह अभिषंगा ज्वरान्यो यश्च भूताभिषंगजा। काम शोक भयात् वायु, काम शोक भय से वात प्रकोप होता है, क्रोधात् पित्त, क्रोध से पित्त प्रकोप होता है, और भूताभिषंगा त्रयोमला भूताभिषंगा उपयन्ति। भूताभिषंग से तीनों मल कुपित होते हैं। इसका यहाँ पे मल मतलब पुरुष मूत्र स्वेद नहीं, किसका वर्णन चल रहा है? काम शोक भय से वायु, क्रोध से पित्त, और भूताभिषंग से तीनों मल मतलब दोष। भूताभिषंग से त्रिदोष प्रकोप होता है। अभी आप पढ़ाई इसके ऊपर खुद कर सकते हो। ग्रंथ में जहां जहां शब्द है मल, वहां पे टीका पड़ी, दोषों का ही वर्णन। ग्रंथ में प्रकोपित दोषों को बहुतांश जगह मल शब्द का इस्तेमाल है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? धातु की संकल्पना देखी, दोषों के लक्षण देखे, परमाणु स्वरूप, सर्व शरीर संचारी, कुपित हो और प्राकृत हो,
संचारी अवस्था में रहते हैं, कुपित हो या प्राकृत हो, अगर रुक गए तो व्याधि करते हैं। दोष ही सबसे पहले विकृत होते हैं। दोषों की विकृति के कारण से दुष्य और मलों की विकृति होती है। मल की व्याख्या देखी हमने। मल की व्याख्या है जो शरीर में उपस्थित है और शरीर को उपघात करता है वो मल है। उसमें प्रकुपित दोषों को भी ग्रंथ में मल कहा। और जो संचर्य अवस्था का था सूत्र, उसका सूत्र सुश्रुत में है, वो रह गया। कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संघात हो वैगुण्या तत्र कार्यो हो जाएगा। जो कुपित दोष, कुपिता शरीर परिधावताम, शरीर में परिधावन है, संचारिक है, वो जहां पे रुक जाते हैं वहां पे व्याधि होता है। पूरा सूत्र बताना भूल गए। यत्र संघात हो वैगुण्य के पहले है कुपितानाम दोषाणाम शरीरे परिधावताम। तो प्रकोप कैसा है? ऐसा नहीं है प्रकोप। संचार अवस्था में तो प्रकोप क्या है, इसके लिए हम एक 10 मिनट 5 मिनट का गैप लेंगे और उसके बाद प्रकोप और प्रकोप के 2 प्रकार, स्वतंत्र और परतंत्र, इसके ऊपर हम शाम को चर्चा करेंगे।